नहीं, ट्रेन लेआउट पे लो पहले। क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है सर? हाँ शुरू करिए सर। हाँ हाँ शुरू करिए। चलो, इसका फुल स्क्रीन कैसे होगा? बड़ा बड़ा वो आगे निकलने में दिक्कत होगी, इससे कर लेंगे। इससे नहीं होगा क्या? ये यहाँ पे करके दिखाना। मॉर्निंग सर। करना चाहिए, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थियों और सभी कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आज का मेरा जो व्याख्यान है ये हार्मोन एक्शंस पे रहेगा। आज से करोड़ों वर्ष पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स की ओरिजिन हुई थी, एक कोशिकीय प्राणियों का, और जिसमें सभी फंक्शंस एक कोशिका के द्वारा ही परफॉर्म होते थे, यानी इसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स नहीं था। बाद में उद्विकास के दौरान इन यूनिसेलुलर एनिमल से मल्टीसेलुलर एनिमल्स की ओरिजिन हुई और उसमें अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बन गए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशंस के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशंस के लिए। अब इन सभी सिस्टम्स में यूनिफॉर्मिटी और एकरूपता और सामंजस्यता कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बॉडी में दो सिस्टम और बने, जिसमें एक सिस्टम था नर्वस सिस्टम और एक था एंडोक्राइन सिस्टम, और आजकल इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि आज का ये जो टॉपिक है ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है और हार्मोन एक्शन कैसे होता है बॉडी के अंदर, उसी पे ये फोकस रहेगा। हार्मोन एक्शन सुन लो मैडम आप भी। हार्मोन शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है टू सेट इन मोशंस अथवा टू एक्साइट अथवा टू अराइज। हार्मोन की कई डेफिनेशंस वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, जिसमें बैलिस और स्टार्लिंग के अनुसार हार्मोन ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कोशिकाओं के एक समूह द्वारा स्रावित होते हैं और कोशिकाओं के दूसरे समूह पर जाकर कार्य करते हैं। तो हार्मोन्स आर दोज केमिकल मैसेंजर्स which are secreted by a group of cells and they perform their actions on another group of cells. हक्सले के अनुसार हार्मोन्स एक प्रकार के ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टारगेट ऑर्गेन या टारगेट सेल्स पे काम करते हैं। टारगेट सेल वो सेल होती है जिन पे हार्मोन अपना कार्य करता है। सिक्रेशन इनका अंतःस्रावी ग्रंथियों से होगा और फंक्शन इनका लक्ष्य कोशिकाओं पे या टारगेट सेल्स पे होगा। बॉडी में भी चार मुख्य केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, जिसमें हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं, फिरोमोन्स हैं, और एग्जाम में जनरली इन पे डिफरेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चारों का मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन हार्मोन और एंजाइम में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। हार्मोन्स वे मॉलिक्यूल्स हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। एंजाइम वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन्स की केमिकल नेचर प्रोटीन भी हो सकती है, एमिन भी हो सकती है, स्टेरॉइड भी हो सकती है, आइकोसिनोइड भी हो सकती है, लेकिन एंजाइम जो होंगे वो सभी प्रोटीन प्रकृति के होंगे। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हार्मोन्स की बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को या डाइजेशंस को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट जनरली कम होता है, लेस मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम्स का अनुभार ज्यादा होता है। हार्मोन जहां से सिक्रीट होते हैं उससे दूर जाके कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम जो होते हैं ये जहां सिक्रीट होते हैं वहीं पर ये कार्य करते हैं। हाँ सर, नहीं आवाज तो आ रही है सर यहाँ तो। हाँ अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए।
हार्मोन जहां से स्प्लिट होते हैं उससे दूर जाके कार्य करते हैं, और एंजाइम जनरली जहां स्रावित होते हैं वहीं या उसके आसपास के पॉइंट्स पे काम करते हैं। हार्मोन्स का सर्कुलेशन रक्त के द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा, जबकि एंजाइम का सिक्रेशन ये नलिकाओं के द्वारा या डक्ट्स के द्वारा होता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में। अब रही बात है हार्मोन के क्लासिफिकेशंस की, तो हार्मोन को कई बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। हार्मोन की केमिकल नेचर के बेसिस पे वर्गीकरण कर सकते हैं, इसके एक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के आधार पे कर सकते हैं, और सिक्रेशन के आधार पे कर सकते हैं। तो चार मेन बेसिस है हार्मोन के क्लासिफिकेशन की: ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन। पहला जो टाइप है इसका केमिकल नेचर की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, हार्मोन्स की चार मुख्य टाइप हो सकती है: स्टेरॉइड कैटेगरी, बायोजेनिक एमीन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, और आइकोसिनोइड। स्टेरॉइड प्रकृति के जो हार्मोन्स होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट, किडनी, टेस्टिस, ओवरी, इनके द्वारा स्रावित होते हैं। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन्स। बायोजेनिक एमीन प्रकृति के जो हार्मोन्स हैं ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल की मेडुला के द्वारा, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, पीनियल ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। इस श्रेणी में मुख्य हार्मोन है जैसे थायरोक्सिन, सीरोटोनिन, मिलेटोनिन। पेप्टाइड और प्रोटीन प्रकृति के जो हार्मोन्स हैं ये मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, स्टोमक और किडनी के द्वारा स्रावित होते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं जैसे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच। पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। आइकोसिनोइड टाइप के जो हार्मोन्स हैं ये लगभग बॉडी की सभी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं सिवाय आरबीसी को छोड़कर, और इसके मेन एग्जाम्पल है प्रोस्टोग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रिन्स। आइकोसिनोइड जो होंगे ये फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, मुख्य रूप से एरेकिडोनिक एसिड जो होता है उसके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। अब एक इसमें एक और काम की चीज मैं बताऊंगा, बॉडी में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां एक्टोडर्म या एंडोडर्म से बनती है उनके द्वारा स्रावित हार्मोन हमेशा प्रोटीन नेचर के होंगे या ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होंगे या वाटर सोल्यूबल होंगे। जो ग्रंथियां मीजोडर्म से बनती है लाइक टेस्टिस, ओवेरी, इनके द्वारा स्रावित हार्मोन हमेशा स्टेरॉइड नेचर के होंगे या फैट सोल्यूबल प्रकृति के होंगे। इसके अलावा हर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तीन फंक्शन हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं: एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर सिक्रेशन। बॉडी में केवल थायराइड ग्लैंड ऐसी है जिसमें तीनों फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन का संश्लेषण भी करती है, अपने द्वारा बने हार्मोन्स का ये स्टोरेज भी करती है, और उसमें बने हार्मोन्स का ये सिक्रेशंस भी करती है। तो थायराइड बॉडी की ऐसी ग्लैंड है जिसमें सिंथेसिस भी होता है, स्टोरेज भी होता है और सिक्रेशंस भी होता है। थायराइड के अलावा जितनी भी ग्लैंड्स हैं उसमें केवल दो ही फंक्शंस देखने को मिलेंगे, किसी में सिंथेसिस हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, किसी में सिंथेसिस हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, किसी में स्टोरेज हो रहा है, सिक्रेशंस हो रहा है। तो ये एक कंक्लूजिंग पॉइंट है इसमें। तो केमिकल नेचर की बेसिस पे चार प्रकृति हो गई है हार्मोन्स की: स्टेरॉइड नेचर, बायोजेनिक एमीन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स और आइकोसिनोइड। सेकंड जो वर्गीकरण है ये एक्शन के आधार पर। एक्शन के आधार पर हार्मोन से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सर्कुलेटिंग हार्मोन और एक लोकल हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन वो होंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होंगे और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी में दूर जाके वो कार्य करते हैं। इस फ्लो चार्ट में आप जैसे देख रहे हो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये हार्मोन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और लक्ष्य कोशिकाओं या लक्ष्य अंगों पर जाकर ये कार्य करेगा। लेकिन लोकल हार्मोन जो होते हैं ये आसपास की सेल में या उसी सेल्स में ये काम करते हैं। और लोकल हार्मोन की फंक्शनिंग जो है वो तीन टाइप की हो सकती है। एक तो इंट्राक्राइन। इंट्राक्राइन में क्या होगा, हार्मोन सेल के अंदर बन रहा है लेकिन सेल के बाहर वो स्रावित नहीं होगा
और उसी सेल के साइटोप्लाज्म में या उसके केंद्रक में जो डीएनए होता है उस पर वो डायरेक्ट एक्सेस करता है। और इस तरह की जो कार्य प्रणाली होती है इसको इंट्राक्राइन बोलते हैं। ऑटोक्राइन मैकेनिज्म में हार्मोन एक सेल के द्वारा स्रावित होगा और वापस उसी सेल पे जिससे उसका सिक्रीशन हो रहा है वापस उसी सेल पे जाकर वो कार्य करता है। ये मैकेनिज्म ऑटोक्राइन के नाम से जानी जाती है। पैराक्राइन मैकेनिज्म में हार्मोन एक सेल के द्वारा स्रावित होगा और ये हार्मोन आसपास में जो कोशिकाएं हैं एडजेसेंट सेल्स उनके ऊपर ये कार्य करेगा। अब हार्मोन का जो एक्शन होता है ये रिसेप्टर के थ्रू होता है। हर सेल में रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। रिसेप्टर की लोकेशन अलग अलग हो सकती है। तो एक्शन की बेसिस पे दो तरह के हार्मोन हो गए, सर्कुलेटिंग हार्मोन और लोकल हार्मोन। और लोकल हार्मोन की मैकेनिज्म भी तीन टाइप की हो जाएगी, इंट्राक्राइन, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन। इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो इसमें ये एंडोक्राइन मैकेनिज्म दिखाई है। हार्मोन्स कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हुए ब्लड में आए, ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होंगे और टारगेट सेल पे जाके ये काम करेंगे। पैराक्राइन में हार्मोन एक सेल के द्वारा स्रावित होते हैं और पास की किसी दूसरी सेल्स पे जाके कार्य करेंगे। ऑटोक्राइन में हार्मोन जिस सेल से स्रावित हो रहे हैं वापस उसी सेल्स पे वो जाके काम करते हैं क्योंकि हार्मोन के रिसेप्टर्स इसकी प्लाज्मा झिल्ली में प्रेजेंट है। और ये लास्ट जो फिगर है ये कम्युनिकेशन दिखाया, जैसे कुछ नर्व सेल में सिनेप्स होता है, सिनेप्स में एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में अंतराल होता है, गैप होता है। लेकिन कुछ नर्व कनेक्शन ऐसे हैं जिसमें कोई इंटरवेल नहीं है और उसमें एक नर्व सेल का एक्सोन दूसरी नर्व सेल के डेंड्राइट से डायरेक्ट कम्युनिकेटेड है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के द्वारा या चैनल्स के द्वारा, जिनको नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इन्हीं फिगर्स को जैसे ये एक्सरे इमेज में जैसे दिखाया है जॉयस्टिक पेन से, इसमें पहला जो फंक्शन है ये एंडोक्राइन है। कोशिकाओं से हार्मोन सीक्रेट हुआ, ब्लड के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और लक्ष्य कोशिकाओं में जाकर ये कार्य करेगा। पैराक्राइन में हार्मोन एक सेल से स्रावित हो रहा है और दूसरी सेल पास की जो सेल है उसके रिसेप्टर पे जाके ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा। और ऑटोक्राइन में हार्मोन जिस सेल से स्रावित हो रहा है वापस उसी सेल पे जाके ये कार्य करता है। और इंट्राक्राइन में हार्मोन एक सेल में सिंथेसिस होगा लेकिन उसका सिक्रीशन नहीं होगा और वो हार्मोन अंदर ही संश्लेषित होता है और अंदर ही वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसलिए एक्शन की बेसिस पे ये दो मेन कैटेगरी हो गई, लोकल हार्मोन और सर्कुलेटिंग हार्मोन। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखें तो हार्मोन्स की मेनली दो कैटेगरी है, एक तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन और एक फैट सोल्यूबल हार्मोन्स। वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होंगे वो पेप्टाइड प्रकृति के होंगे, एमीन प्रकृति के होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रकृति के होंगे और ये हार्मोन एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल ओरिजिन वाली ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। फैट सोल्यूबल हार्मोन है ये सारे स्टेरॉइड होते हैं मेनली, जितने भी एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रेग्नेनिडाइल है। तो ये जितने भी फैट सोल्यूबल हार्मोन है ये मीजोडर्मल ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। इसलिए घुलनशीलता के आधार पर हार्मोन्स की दो मेन कैटेगरी हो गई है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। इन दोनों की मैकेनिज्म कैसे होती है उस पर भी अपन फोकस करेंगे। और चौथी जो बेसिस है वो है सिक्रीशन की बेसिस पे। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो बॉडी के बाहर स्रावित होंगे, इनको एक्टो हार्मोन या फिरोमोन के नाम से भी जैसे जाना जाता है। और लगभग सभी मैमल्स में, सभी इंसेक्ट्स में इनका सिक्रीशन होता है। इंसेक्ट में तो बहुत ज्यादा एक्टो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो वार्निंग में भी काम में आते हैं, सेक्स अट्रैक्टेंट में भी काम में आते हैं, रेपलेंट का भी काम करते हैं। और एंडो हार्मोन जो है ये शरीर के अंदर ही स्रावित होते हैं। एंडो हार्मोन, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो नर्व सेल्स के द्वारा सिक्रीट होंगे जिनको न्यूरो हार्मोन्स के नाम से जाना जाएगा। और कुछ हार्मोन ऐसे जो नर्व सेल्स के अलावा बॉडी के अन्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं, उनको नॉन न्यूरल कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सिक्रीशन की बेसिस पे हार्मोन से दो टाइप के हो गए, एक्टो हार्मोन जो शरीर के बाहर स्रावित होते हैं और एंडो हार्मोन जो शरीर के अंदर स्रावित होते हैं। एंडो हार्मोन भी दो टाइप के हो गए, एक तो न्यूरल कैटेगरी के और दूसरे हो गए नॉन न्यूरल कैटेगरी के। हाँ, अभी बॉडी में जितने भी हार्मोन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो रिसेप्टर्स के द्वारा काम करता है। यदि किसी सेल में रिसेप्टर नहीं है तो भले ही हार्मोन का सिक्रेशन हो, वो अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा। इन रिसेप्टर की लोकेशन केंद्र के अंदर भी हो सकती है, डीएनए के ऊपर, जिसको जिंक फिंगर के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है
और प्लाज्मा झिल्ली में भी हो सकती है। तो लोकेशन की बेसिस पे हार्मोन के रिसेप्टर्स 3 टाइप के हो जाएंगे। एक तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो लक्ष्य कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में प्रेजेंट है। हर रिसेप्टर की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी। एक कोशिका में रिसेप्टर की संख्या 2000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है, और इन रिसेप्टर की संख्या हार्मोन की सांद्रता के विलोमानुपाती होती है। यदि बॉडी में कम हार्मोन स्रावित हो रहा है, रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाएगी। यदि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है, रिसेप्टर की संख्या कम हो जाएगी। और ये जो प्रणाली है इनकी, इसको अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अप रेगुलेशन का मतलब क्या होगा कि हार्मोन मान लीजिए बहुत ही कम डोज में यदि स्रावित हो रहा है, तो हाथों हाथ कोशिकाओं में हार्मोन का संश्लेषण होता है राइबोसोम्स के द्वारा, और ये हार्मोन जहां भी इनका रिसेप्टर पॉइंट है, प्लाज्मा झिल्ली है तो ये प्लाज्मा झिल्ली में जाके वहां पर स्थापित हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म है तो ये साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट होते रहेंगे, और केंद्र के अंदर है तो ये केंद्र के अंदर जाके स्थापित हो जाएंगे। यदि रिसेप्टर की संख्या बढ़ती है, ये घटना कहलाती है अप रेगुलेशन, और यदि रिसेप्टर की संख्या कम हो जाती है, ये घटना कहलाती है डाउन रेगुलेशन। और ये जो कंसेप्ट है हर मॉलिक्यूल्स में लागू होता है, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे एंटीजन्स हो, चाहे मेडिसिन हो। आप यदि कोई बीमार हो गए और आपने, यदि डॉक्टर कहता है कि दिन में 3 बार गोलियां लेनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक टेबलेट की हाफ लाइफ 8 घंटे है, 8-8 घंटे के इंटरवल से आपको गोलियां लेनी है, लेकिन आपने तीनों गोलियां एक साथ ले ली, उस केस में कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे आपकी बॉडी में रिसेप्टर की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए मेडिसिन जो है वो हमेशा कम डोज में लेनी चाहिए। कम डोज में लेोगे तो उनके रिसेप्टर की संख्या अपने आप बढ़ जाती है और वो मेडिसिन जल्दी इफेक्टिव होती है। वही कहानी इस हार्मोन्स पे भी लागू होती है। तो रिसेप्टर में अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन के द्वारा इनका रेगुलेशन होता है। एक जो रिसेप्टर होता है उसके मेनली 3 पार्ट है इसमें, क्योंकि ये जनरली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन का बाहर वाला जो भाग होता है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर निकला हुआ, इसको लिगेंड बाइंडिंग डोमेन्स बोलते हैं। इस पे एमिनो टर्मिनल भी बोलते हैं। इसके द्वारा हार्मोन है वो इसके द्वारा स्थापित होता है, अटैच होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है, इसको डोमेन के नाम से जाना जाता है। एक डोमेन जो होता है वो उसमें लगभग 110 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और मैक्सिमम डोमेन की संख्या 7 हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। और डोमेन की संख्या की बेसिस पे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे मोनोटोपिक रिसेप्टर, बाइटोपिक रिसेप्टर, ट्राइटोपिक रिसेप्टर। मैक्सिमम डोमेन की संख्या 7 यानी 770 एमिनो एसिड्स, और मिनिमम एक डोमेन जिसमें 110 एमिनो एसिड्स। और रिसेप्टर का जो भीतर वाला जो भाग है प्लाज्मा झिल्ली के भीतर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, ये एसिडिक टर्मिनल होता है। इसलिए प्रत्येक रिसेप्टर्स में ये 3 मेन पार्ट है इसमें। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर निकला हुआ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन्स, प्लाज्मा झिल्ली में दसा हुआ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये एसिडिक टर्मिनल या सी टर्मिनल। इसी हार्मोन को जैसे इस फिगर में जैसे दिखाया है, ये बीटा रिसेप्टर की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई है। आपकी बॉडी की हर सेल में 2 तरह के रिसेप्टर्स मिलेंगे हमेशा, अल्फा टाइप के और बीटा टाइप के। ये एक बीटा रिसेप्टर का फिगर दिखाया है, इसमें यह बाहर देख रहे हो ये एमिनो टर्मिनल है, ये इसमें 7 डोमेन दिखाए हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली की बाइलेयर के अंदर धंसे हैं, और ये इसका एसिडिक टर्मिनल है। और इन रिसेप्टर का बाहर वाला जो भाग होगा वो हमेशा रिसेप्टर का काम करेगा। वहां पर कोई भी एंटीजन्स, हार्मोन्स, टॉक्सिन्स, मेडिसिन, कोई भी मॉलिक्यूल यहां पर अटैच होगा। और भीतर वाला जो भाग होता है वो हमेशा स्टिमुलस को प्रोपिगेट करता है या इफेक्टर का काम करता है। अब ये हार्मोन, मान लीजिए फैट वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, ये तो ठीक है ब्लड में आ गए, और फैट सोल्यूबल हार्मोन है वो भी ब्लड के अंदर आ गए। अब इनमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा लक्ष्य कोशिकाओं तक? क्यों जितने भी हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा रक्त में ही स्रावित होते हैं। अब रक्त में इनका परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं ये स्वतंत्र रूप से परिवहित होते हैं। इनको कोई वाहक मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फैट सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं ये अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, इनको कैरियर मॉलिक्यूल्स या ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी।
तो जितने भी स्टीरॉइड कैटेगरी के हार्मोन्स होंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने के बाद में ब्लड में आ जाएंगे, लेकिन ब्लड में वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं और उनके द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसका फायदा क्या होगा कि एक तो इन मॉलिक्यूल की परिवहनशीलता जो होती है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, वो बढ़ जाती है, क्योंकि हार्मोन यदि इंडिविजुअल फ्लो करता है तो उसकी फ्लो की स्पीड कम होती है, लेकिन किसी कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा बाइंड होकर यदि सर्कुलेट होता है तो इसकी परिवहन की दर बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी रोकते हैं, क्योंकि किडनी में जो ग्लोमेरुलस होती है उसकी नेफ्रॉन में पोडोसाइट सेल्स होती है और पोडोसाइट्स के बीच में अल्ट्रापोर पाए जाते हैं। उन अल्ट्रापोर का डायमीटर यदि हार्मोन से बड़ा होगा तो ये हार्मोन उससे फिल्टर हो सकता है, लेकिन हार्मोन यदि कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ गए तो इनका डायमीटर बढ़ जाएगा और ये हार्मोन फिर किडनी के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा कि किसी आदमी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है या किडनी की नेफ्रॉन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या नेफ्रॉन की परमिलिटी बढ़ गई है, उस केस में बॉडी से स्रावित जितने भी हार्मोन है वो यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई किडनी प्रॉब्लम होती है तो यूरिन टेस्ट किया जाता है और उन यूरिन टेस्ट में इन हार्मोन का ऐसे किया जाता है। इसके अलावा ब्लड में फ्री फ्रैक्शन रेशो है वो मेंटेन रहता है। फ्री फ्रैक्शन रेशो क्या होगा? ये हार्मोन की ऐसी मात्रा है जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के साथ जुड़ी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टीरॉयड हार्मोन है वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ जुड़ गए, लेकिन 0.1 से लेके 10% अमाउंट स्टीरॉयड हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ती नहीं है, और जो मात्रा जुड़ती नहीं है इसको बोलते हैं फ्री फ्रैक्शन। और ये फ्री फ्रैक्शन ब्लड में 0.1 से 10% तक रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 100% हार्मोन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो गए, उस केस में इस रेशो को मेंटेन करने के लिए वापस जो हार्मोन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल के साथ बंधित हो गए वो वापस रिलीज हो जाते हैं, ब्लड में वापस रिलीज हो जाएंगे और ये फ्री फ्रैक्शन रेशो है ये मेंटेन रहेगा। तो हार्मोन्स का जो परिवहन है वो अकेले भी हो सकता है और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ भी हो सकता है। अब ये हार्मोन ब्लड में जैसे आ गए, ब्लड में इंडिविजुअल इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वाहक प्रोटीन के साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब ये लक्ष्य कोशिकाओं पे काम कैसे करेंगे, ये फंक्शन है वो कई बातों पे जैसे डिपेंड करता है। एक तो हार्मोन की नेचर, हार्मोन की नेचर कैसी है, ये प्रोटीन नेचर का है या स्टेरॉइड नेचर का है, इस पे हार्मोन की फंक्शनिंग डिपेंड करेगी। लक्ष्य कोशिकाओं पे डिपेंड करेगी। कई बार एक हार्मोन, सेम हार्मोन अलग अलग कोशिकाओं पे अलग अलग रूप से काम करता है। कई बार एक ही सेल पे अलग अलग हार्मोन अलग अलग रूप में काम करता है। तो हार्मोन की जो फंक्शनिंग है ये हार्मोन की नेचर पे डिपेंड करती है और लक्ष्य कोशिकाओं की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करती है। अलग अलग कोशिकाओं में ये अलग अलग रूप से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और हार्मोन का फंक्शन जो होता है वो हार्मोन रिसेप्टर की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हार्मोन प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है या साइटोप्लाज्म में है या डायरेक्ट जिंक फिंगर के रूप में है। तो रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ है उसकी बेसिस पे भी हार्मोन की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इस फिगर में आप देख रहे हो जैसे अपने इकोसिस्टम में फूड वेब होता है, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है, उसी तरह हार्मोन का भी अपने बॉडी में एक वेब पाया जाता है। ये एक सिंपल फिगर जैसे आप देख रहे हो, हार्मोन है मान लो कोई भी हार्मोन, ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में अल्फा टाइप के रिसेप्टर्स भी हैं, बीटा टाइप के रिसेप्टर्स भी हैं, और बीटा टाइप के रिसेप्टर हैं वो भी 7 तरह के हो सकते हैं। तो हार्मोन किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, पहला सिलेक्शन इनका यही हो जाएगा। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में ये फिर ट्रांसड्यूसर्स प्रोटीन्स को एक्टिव करेंगे, और बॉडी में कई तरह के ट्रांसड्यूसर्स प्रोटीन्स हैं, जिसमें जीव प्रोटीन का आपने नाम सुना होगा। जी प्रोटीन भी लगभग 60 तरह का होता है बॉडी के अंदर, और हर प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर है। जी प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है अल्फा टाइप का, 2 हो तो अल्फा और बीटा, 3 हो तो अल्फा बीटा गामा। तो जी प्रोटीन मोनोमेरिक भी हो सकते हैं, डाइमेरिक भी हो सकते हैं, ट्राइमेरिक भी हो सकते हैं, और हर हार्मोन किस जी प्रोटीन को सिलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी साइकिल है वो परफॉर्म होती है। और इन ट्रांसड्यूसर्स प्रोटीन्स के बाद में ये इफेक्टर के थ्रू अपना काम करेंगे। इफेक्टर जो होते हैं वो मांसपेशियां भी होती है, ग्रंथियां भी होती है, बॉडी की सारी कोशिकाएं भी होती है। फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये लगभग बॉडी के सभी सेल्स पे काम करता है,
चाहे वो स्केलेटल सेल हो, चाहे नर्व सेल हो, चाहे मस्कुलर सेल हो, चाहे रेटिना हो, चाहे बॉडी की सोमेटिक सेल्स हो। बाकी हर कोशिका के अपने अपने लक्ष्यांग होंगे। तो एक ये सिंपल वेब दिखाया है, हार्मोन वेब, जिसमें हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होगा। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में ट्रांसड्यूसर्स प्रोटीन्स का उपयोग किया जाएगा, और ट्रांसड्यूसर्स प्रोटीन्स के बाद में लक्ष्य जो कोशिकाएं होती है, इफेक्टर्स, उस पर हार्मोन्स का एक्शन होगा। अब यहां पर मैं दोनों एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। बॉडी में फैट सोल्यूबल हार्मोन कैसे काम करते हैं और वाटर सोल्यूबल हार्मोन कैसे काम करता है। अब ये जनरली टेंडेंसी आप देखते हो, आप सर्दियों में जैसे मालिश करते हो सरसों के तेल की, और सरसों का तेल आपकी स्किन के साथ अवशोषित हो जाता है। अब आप अपनी स्किन पे मान लीजिए पानी में चीनी घोल के उस चीनी वाले पानी की आप मालिश करो स्किन पे, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि शुगर है वो वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल जितनी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रिसेप्टर हमेशा प्लाज्मा झिल्ली मिलेंगे, वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा अवशोषित नहीं होंगे, उनके अवशोषण की अलग मैकेनिज्म होती है। लेकिन फैट सोल्यूबल यदि कोई मॉलिक्यूल होगा, उसका अवशोषण सीधे कोशिकाओं के द्वारा हो सकता है। इसी तरह जो वैसलीन है, मान लो, ये भी फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट है। हाँ, इसके अलावा ये फेयर एंड लवली लगाती हैं लड़कियां गोरा होने के लिए, ये भी फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं। गांव में कई बार गुमड़ा हो जाता है, फोड़े फूंसी हो जाते हैं, तो उसका देसी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको ग्याबनी फो बोलते हैं। तो ग्याबनी फो में क्या होता है कि गाय का जो चूटिया घी होता है, देसी घी, उसके अंदर हल्दी गर्म करके और रुई पे लगा के उस मॉलिक्यूल्स को, उस फोवे को उस गुमड़े के ऊपर, फूंसी के ऊपर लगा लेते हैं, और ये देसी घी होता है, ये डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा, और गुमड़ा होता है 2-3 दिन में फट जाएगा। तो ये एक लोकल मेडिसिन है। इसी तरह कागली जैसे लगाते हैं गुमड़े के ऊपर, कागली है वो भी फैट सोल्यूबल मेडिसिन है, और ट्रांसडर्मल मेडिसिन है। ट्रांसडर्मल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा डायरेक्ट अवशोषित हो जाते हैं, और अवशोषित होने के बाद में इनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे या डायरेक्ट डीएनए पे मिलेंगे। तो ये फ्लो चार्ट जैसे मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ फैट सोल्यूबल हार्मोन्स का, जैसे यहाँ पर ये स्टीरॉयड हार्मोन है कोई, ये सेल की प्लाज्मा झिल्ली है, साइटोप्लाज्म है, ये केंद्रक का जैसे पार्ट दिखाया है। ये हार्मोन प्लाज्मा झिल्ली से डायरेक्ट अवशोषित हो गया। अवशोषित होने के बाद में ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। अब ये हार्मोन डीएनए के साथ, डायरेक्ट डीएनए के साथ अटैच होगा, क्योंकि डीएनए में जिंक फिंगर नामक रचनाएं होती है जो रिसेप्टर का काम करती है। अब ये हार्मोन जब डायरेक्ट डीएनए के साथ अटैच हो गया, अब ये यहाँ पर 2 फंक्शंस करेगा, या तो जीन का स्विच ऑफ या जीन का स्विच ऑन। स्विच ऑफ का मतलब क्या होगा, वो जीन काम नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन नहीं करेगा। और स्विच ऑन का मतलब है कि वो जीन एक्टिव हो गया है, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब ये हार्मोन डीएनए के साथ अटैच हो गया, और अटैच होने के बाद में इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा। अब ये मैसेंजर आरएनए केंद्रक से फिर साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करता है, और जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, इसके साथ राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, और ये ट्रांसलेशन की एक गतिविधि है वो संपादित करेंगे, और ट्रांसलेशन जब होता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये फैट सोल्यूबल हार्मोन्स की मैकेनिज्म है। एक बार मैं इसको फिर सीक्वेंस में दिखा रहा हूं। ये हार्मोन टारगेट सेल के द्वारा अवशोषित हो जाएगा। अवशोषित होने के बाद में ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो कि चैपेरोन के साथ जुड़े हैं उनको सेपरेट करेगा। हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। इसके बाद ये हार्मोन डीएनए में जिंक फिगर के साथ अटैच होगा, जीन एक्टिव हो जाएगा। इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन भी हो सकता है, कैरियर प्रोटीन भी हो सकता है। सपोज जिन बच्चों की हाइट कम है, मान लो वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, या बच्चे दुर्बल है वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। अब हाइट यदि बढ़ाना चाहते हो तो आप कोई ग्रोथ हार्मोन का सप्लीमेंट आप लोगे, ग्रोथ फैक्टर्स का सप्लीमेंट लोगे। अब ये ग्रोथ हार्मोन से आपने लिए मान लो एज ए मेडिसिन के रूप में,
तो ये मेडिसिन आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगी। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो आपकी बॉडी में मांसपेशियां बन रही है, आपकी बॉडी में हड्डियों की ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको अपन ग्रोथ के एस्पेक्ट के रूप में मानेंगे। आपके शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया, ये ग्रोथ नहीं है। आपकी बॉडी में यदि चर्बी इकट्ठी हो गई, पींड मोटे हो गई, तोंद मोटी हो गई, ये ग्रोथ नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी में यदि प्रोटीन एक्युमुलेट हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी हड्डियां बढ़ रही है, आपकी मांसपेशियां बढ़ रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी में ग्रोथ हो। तो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन नाइट्रोजन कंटेंट, ये सभी ग्रोथ के पैरामीटर्स के रूप में काम में आती है। और इन मेडिसिन का भी प्रभाव उसी तरह होता है जिस तरह इन हार्मोन्स का एक्शन होता है। तो ये फैट सोल्यूबल हार्मोन्स की कार्य प्रणाली है। इसके बाद में वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कैसे काम करते हैं उसमें मैं शेयर करूंगा। अभी मैंने बताया कि जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होंगे, इनके रिसेप्टर हमेशा प्लाज्मा झिल्ली में होंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो भी लक्ष्य कोश का है, टारगेट सेल्स है, ये जैसे प्लाज्मा झिल्ली दिखाई है लिपिड बाइलेयर, और इस लिपिड बाइलेयर में ये हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और इन रिसेप्टर्स के बाहर हार्मोन्स के जुड़ने के लिए साइट है, इस पे हार्मोन ये अटैच होगा। और हार्मोन का रिसेप्टर का भीतर वाला जो छिरा है साइटोप्लाज्म की तरफ, यहाँ पर जी प्रोटीन्स के जुड़ने के लिए स्लॉट अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले ये हार्मोन, वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ये प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित रिसेप्टर के साथ बंधित हो जाएगा। अब चूंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं, इसके अंदर जनरली अल्फा हेलिक्स मिलते हैं। प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन यदि अपन देखें तो अल्फा टाइप का, बीटा टाइप का, गामा टाइप का, और अल्फा टाइप का जो हेलिक्स होता है वो आपके बॉल पेन में स्प्रिंग के जैसा होता है। और बॉल पेन की स्प्रिंग होती है, उसको आप दबा भी सकते हो, उसको स्प्रेड भी कर सकते हो। तो एक तरह का यहाँ पर उद्दीपन का प्रोपिगेशन हो रहा है, एक तरह का यहाँ पर स्टिमुलस प्रोपिगेशन हो रहा है। और हार्मोन जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, इसके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, और इसके साथ ये जी प्रोटीन जो है ये अटैच हो जाएगा। जी प्रोटीन अटैच होने के बाद में जी प्रोटीन के साथ जीडीपी जुड़ी होती है। सबसे पहले विनोसिन डाइफॉस्फेट, ये जीटीपी के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। क्यों, जब तक जी प्रोटीन से जीडीपी जुड़ी है, जी प्रोटीन फंक्शंस नहीं करेगा। लेकिन जी प्रोटीन के साथ जब जीटीपी अटैच हो जाएगी, ये फंक्शंस करेगा। तो जी प्रोटीन के साथ जो जीडीपी जुड़ी है वो जीटीपी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी, और प्रतिस्थापित होते ही ये जी प्रोटीन फिर एक्टिव हो जाएगा, और ये जी प्रोटीन एडिनिल साइक्लेज को फिर स्टिमुलेट करता है। एडिनिल साइक्लेज सेल के अंदर एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है, और एटीपी जब साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होती है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में काम में ली जाती है या एनाबोलिक रिएक्शंस में काम में ली जाती है। अब ये साइक्लिक एमपी का जो लेवल है, ये प्रोटीन काइनेज, बॉडी में प्रोटीन काइनेज होते हैं लगभग 600 तरह के, ये सारे निष्क्रिय रूप में होते हैं। इन प्रोटीन काइनेज को ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट कर देगा। जितने भी निष्क्रिय प्रोटीन काइनेज हैं वो सक्रिय काइनेज ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये एंजाइम जब सक्रिय होते हैं तो ये बॉडी में सैकड़ों तरह की फंक्शंस है परफॉर्म करते हैं। जैसे अन्य एंजाइमों का एक्टिवेशन है, कोशिकाओं से होने वाला कोई सिक्रीशंस है, या कोशिकाओं में कोई आयन चैनल्स को खोलना है, तो ये सारे फंक्शंस इसके द्वारा परफॉर्म होंगे। अब इसी सेल्स में मान लीजिए कोई दूसरा हार्मोन भी जैसे फंक्शंस कर रहा है इसी सेल्स में। पहले जो लेफ्ट साइड में था ये हार्मोन फर्स्ट का एक्शन था, अब मान लो इसी सेल में दूसरा हार्मोन है वो भी जैसे आ रहा है साइमल्टेनियसली, तो ये हार्मोन भी अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद में जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, एडिनिल साइक्लेज सक्रिय होगा, एडिनिल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देगा, और कई बार दोनों हार्मोन, जैसे हार्मोन ए है, ये हार्मोन बी है, और दोनों हार्मोन मिलके एडिनिल साइक्लेज के थ्रू इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में सैकड़ों तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती है। इस तरह की जो कार्य प्रणाली होती है, ये कुछ हार्मोन जैसे दिखाए हैं, कैटकोलेमिन प्रकृति के हार्मोन जो एडिनल ग्लैंड्स के हैं वो इस विधि के द्वारा परफॉर्म करेंगे। एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्लूकागोन, पीटीएच पैराथॉर्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैल्सिटोनिन,
ये सभी प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित रिसेप्टर्स के द्वारा ये काम करता है। हाँ, अपनी बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो सेल में साइक्लिक एएमपी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जैसे एडीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एसीटीएच, पीटीएच, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन। ये कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो बॉडी में साइक्लिक एएमपी की मात्रा को इंक्रीज करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो साइक्लिक एएमपी की मात्रा को कम भी करते हैं, जैसे सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन, प्रोस्टोग्लैंडिन, एस्टिलकोलिन, ओपियम, अफीम जो होती है, हालांकि अफीम हार्मोन नहीं है लेकिन ये नारकोटिक की कैटेगरी में आता है, और नशे के आदि जो लोग होते हैं वो अफीम का सेवन करते हैं। उनका मैकेनिज्म भी सारा इसी कार्य प्रणाली के द्वारा होता है। प्रोटीन काइनेज है, वो भी 3 तरह के होंगे। एक साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट, वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करेंगे। कैल्शियम डिपेंडेंट, ये कैल्शियम आयनों के थ्रू काम करेंगे। और साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट, ये साइक्लिक जीएमपी के थ्रू काम करेंगे। इसी तरह फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम जो होता है, पीडीई, ये भी 3 तरह का होता है, हाई माइकेलिस कांस्टेंट वाला, लो माइकेलिस कांस्टेंट वाला, और साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट। इस पार्ट को मैं यहाँ डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इसमें पूरी एंजाइम काइनेटिक्स लगती है, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है। तो प्रोटीन काइनेज है वो भी 3 तरह के हो गए, डिपेंडेंसी 3 तरह की हो गई है, और फॉस्फोडाइएस्टरेज की डिपेंडेंसी है वो भी 3 तरह की हो गई है। अब जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमेशा प्राइमरी मैसेंजर्स का काम करेंगे, प्राथमिक संदेशवाहक का। अब रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में इनको सेकेंडरी मैसेंजर्स की भी आवश्यकता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है, साइक्लिक एएमपी डिस्कस किया अपन ने, ये सेकेंड मैसेंजर है। साइक्लिक एएमपी के अलावा बॉडी में और भी सेकेंडरी मैसेंजर्स हो सकते हैं, जिसमें कैल्शियम है, कैलमोडुलिन है, जी प्रोटीन्स है, IP3, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और डीएजी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और इसके अलावा टायरोसिन काइनेज। तो साइक्लिक एएमपी के अलावा सेल के अंदर ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स है, क्योंकि सेकेंडरी मैसेंजर्स की आवश्यकता रहेगी। हार्मोन का एक्शन है वो एक्चुअल में ट्रांसड्यूसर्स का एक्शन है। एक एक्शन है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का एक्शन है वो तीसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होता है, और टारगेट रिएक्शन हो उससे पहले कई तरह के प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, टर्सरी मैसेंजर एक के बाद एक वो एक्टिव होते जाते हैं। इसमें इनको मैं बारी बारी में डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला जो मैसेंजर है जैसे कैल्शियम और कैलमोडुलिन, ये जैसे टारगेट सेल है कोई, इस टारगेट सेल में 2 तरह के चैनल्स पाए जाते हैं। एक तो लिगेंड बाइंडिंग चैनल, इसके द्वारा लिगेंड बाइंड होगा और लिगेंड बाइंड होने से कैल्शियम आयन है वो बाहर से भीतर प्रवेश करेंगे। दूसरे जो है ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, इनका डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होने से कैल्शियम आयन बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे। इसके अलावा ये पंप है, इन पंप के द्वारा भी कैल्शियम आयनों का विनिमय होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह के ये चैनल्स हैं, लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल। इस फिगर में आप देख रहे हो, इस लिगेंड गेटेड चैनल से कैल्शियम आयन है ये बाइंड हुआ। कैल्शियम बाइंड होते ही ये कैल्शियम चैनल खुलेंगे और इन चैनल्स के द्वारा कैल्शियम आयन बाहर से भीतर की तरफ सेल के भीतर प्रवेश करता है। वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं इनका डीपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन से मतलब इन चैनल्स की आउटर सरफेस पॉजिटिव है, इनर सरफेस नेगेटिव है। नॉर्मली डिपोलराइजेशन में आउटर सरफेस नेगेटिव हो जाएगी और भीतरी सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी, और वोल्टेज गेटेड चैनल डिपोलराइजेशन होता है और इन छिद्रों के द्वारा कैल्शियम आयन सेल के अंदर प्रवेश करते हैं और सेल में कैल्शियम आयनों की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है। अब ये कैल्शियम सेल के अंदर कैलमोडुलिन प्रोटीन्स होते हैं, कैलमोडुलिन और कैलबाइंडिन। कैलमोडुलिन प्रोटीन के साथ ये कैल्शियम आयन है वो बंधित होता है। ये बाइंडिंग रिवर्सिबल टाइप की है, परमानेंट बाइंडिंग नहीं है। कैलमोडुलिन के साथ कैल्शियम जुड़ के आवश्यकता पड़ने पर ये वापस फ्री हो जाएंगे, और एक कैलमोडुलिन के साथ 4 कैल्शियम के आयन एक साथ अटैच हो सकते हैं। हाँ, इस फिगर में आप देख लो, एक कैलमोडुलिन के साथ 4 कैल्शियम आयन है वो बंधित हो गए। सेल के अंदर कैल्शियम की सांद्रता 10⁻⁻7 मोलार होती है।
सेल के बाहर कैल्शियम की सांद्रता 10⁻³ मोलार होती है। यहाँ पर -3 का मतलब 0.000, तो 10⁻⁷ ये वैल्यू कम है, 10⁻³ ये वैल्यू ज्यादा है। 10⁻³ का मतलब 0.0001, 10⁻⁷ का मतलब 0.00, 7 बार 0 आएगा फिर 1। तो कैल्शियम की सांद्रता सेल के बाहर हमेशा ज्यादा होगी और सेल के भीतर हमेशा कम होगी। और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण एक सांद्रण प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसमें सेल के बाहर कैल्शियम की सांद्रता ज्यादा है और सेल के बाहर कैल्शियम की सांद्रता कम है। अब ये अधिक मात्रा में जो कैल्शियम आयन होंगे ये कुछ पंप के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें ये दिखाया है इसमें कैल्शियम पंप। अब ये कैल्शियम पंप है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है और इसके द्वारा कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी होते हैं, जिसमें कैल्शियम सोडियम आयन सेल के अंदर से बाहर जाएंगे और कैल्शियम आयन बाहर से अंदर आएंगे। तो कुल मिलाके 4 तरह से कैल्शियम आयनों की सेल में एंट्री हो सकती है। एक तो लिजेंड चैनल के द्वारा, वोल्टेज चैनल के द्वारा और इन एक्सचेंजर पंप के द्वारा। अब कैल मॉड्यूलिन से बाइंड होने के बाद में ये जितने भी कैल्शियम आयन है ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे, अंतःपर्दीय जालिका में प्रवेश करेंगे, क्योंकि सेल में ये स्टोरेज हाउस का भी काम करती है, विशेषकर अंतःपर्दीय जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जितने भी कैल्शियम आयन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एंटर कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म से ये अंतःपर्दीय जालिका में भी प्रवेश करते हैं। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंट्री है ये एनर्जी डिपेंडेंट होती है और इसमें एटीपी का यूज होता है। अब आवश्यकता पड़ने पर, मान लो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स नहीं है और उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, उसमें अंतःपर्दीय जालिका में 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो होता है IP3 रिसेप्टर, इसके द्वारा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बाइंड होगा, और दूसरे रिनोडाइन रिसेप्टर। इन चैनल के खुलने से कैल्शियम आयन वापिस अंतःपर्दीय जालिका से साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। हाँ सर, जैसे देख रहे हो IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये ER के साथ बाइंड होगा और बाइंड होते ही कैल्शियम आयन अंतःपर्दीय जालिका से साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। रिनोडाइन रिसेप्टर जब एक्टिव होंगे ये डिपोलेशन के द्वारा, तो रिनोडाइन रिसेप्टर्स के थ्रू भी कैल्शियम आयन है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और इन कैल्शियम आयनों का सेल में कई जगह यूज होता है, कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें इनका यूज होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका यूज होता है, नर्व सेल से न्यूरो हार्मोन के रिलीज में इनका यूज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के रिलीजिंग में इनका यूज होता है, बोन फॉर्मेशन डिपोजिशन में इनका यूज होता है, इनेबल फॉर्मेशन में इनका यूज होता है। और ये सारी जो कार्य प्रणाली है वो इसी मैकेनिज्म के द्वारा होगी। ये कैल मॉड्यूलिन का जैसे एग्जांपल था। सेकंड मैसेंजर जी प्रोटीन। जी प्रोटीन है, ये बहुत ही आजकल एमएससी में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, रोल ऑफ स्टिमुलस ट्रांसडक्शन, रोल ऑफ जी प्रोटीन इन स्टिमुलस ट्रांसडक्शन। आप आंखों से कोई भी इमेज देख रहे हो इस पर्दे के ऊपर, ये इमेज आपके ब्रेन में जा रही है, इसमें भी जी प्रोटीन्स का रोल है। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, कानों की जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टे के थ्रू इंपल्स ब्रेन में जा रही है, इसमें भी जी प्रोटीन्स का रोल है। अभी जैसे बहुत सर्दी पड़ रही है, आपको कड़ाके मान ले गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो आपकी स्किन में ये रिसेप्टर्स हैं, ठंड के रिसेप्टर हैं, उन रिसेप्टर से उद्दीपन जा रहा है, वो भी जी प्रोटीन्स के द्वारा जा रहा है। तो जी प्रोटीन है वो एक तरह का मीडिएटर है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर्स मॉलिक्यूल्स है। और जी प्रोटीन जो है वो मोनोमेरिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मोनोमेरिक मतलब इसमें केवल अल्फा पॉलीपेप्टाइड होगी, डाइमेरिक हो सकते हैं जिसमें अल्फा और बीटा दोनों पॉलीपेप्टाइड होगी, और ट्राइमेरिक टाइप के भी हो सकते हैं। और इनकी एक साइकिल है, इसमें ट्राइमेरिक का एग्जांपल मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। ये जैसे रिसेप्टर है कोई हार्मोन का रिसेप्टर, इन हार्मोन रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन जैसे बाइंड हो गया। हार्मोन के बाइंड होते क्या होगा, इस हार्मोन्स का जो भीतर वाला भाग है यानी साइटोप्लाज्म की तरफ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। अब देख लो इस फिगर में ये पार्ट जैसे गोल था, इस पार्ट में एक कॉन्केविटी बन गई, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। अब इस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन है वो बाइंड होता है,
और इस जी प्रोटीन में आप देख रहे हो अल्फा यूनिट है, बीटा और गामा यूनिट है, ये कंबाइंड होती है। तो जी प्रोटीन की अल्फा यूनिट इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी और जी प्रोटीन के साथ जब तक जीडीपी जुड़ा हुआ है ये एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो जीडीपी जीटीपी के द्वारा रिप्लेस होती है। जीडीपी है रिमूव हो जाएगी, ये स्लॉट खाली हो गया। अब इस खाली स्लॉट में जीटीपी मॉलिक्यूल्स अटैच होगा और जीटीपी मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसका मतलब जी प्रोटीन ने अपना काम कर दिया है और उसने जो भी संकेत है, जो भी उद्दीपन है, उसको उसने आगे भेज दिया है। तो जी प्रोटीन है ये एक तरह का मीडिएटर है, एक तरह का ये सेकंड मैसेंजर है। और उसके बाद में जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जीटीपी वापस जीडीपी में कन्वर्ट होगी, जीडीपी वापस इस अल्फा यूनिट के साथ बाइंड हो जाएगी, हार्मोन रिसेप्टर सेपरेट हो जाएगा और जी प्रोटीन की अल्फा बीटा गामा तीनों यूनिट है आपस में कंबाइंड हो जाती है। तो ये जी प्रोटीन की साइकिल है। इस जी प्रोटीन का यूज स्टिमुलस प्रोपेगेशंस में होगा, हार्मोन एक्शंस में होगा, जितने भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल है उनके एक्शन में इनका यूज होता है, जितनी मेडिसिन है उनमें इनका यूज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सेल में कैसे काम करता है उसमें यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज में होता है। और आपको ध्यान रहे कि नर्व सेल्स के द्वारा लगभग 64 तरह के न्यूरो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होता है। ये हार्मोन पाउडर के रूप में भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैस के रूप में भी हो सकते हैं। जो नर्व सेल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो भी एक तरह का न्यूरो हार्मोन है। नर्व सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी निकलती है, ये भी एक तरह का न्यूरो हार्मोन है। तो न्यूरो सिक्रीशन है वो सॉलिड फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसियस फॉर्म में भी है। और हर हार्मोन्स की कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं इस जी प्रोटीन्स का यूज होगा। तो एक सेकंड मैसेंजर कैल्शियम हो गया, इसके बाद में सेकंड मैसेंजर जी प्रोटीन हो गया। इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल और है IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। जो फैट वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स हैं वो अपने कार्य प्रणाली में इन मैसेंजर्स का यूज करता है। इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो हार्मोन सबसे पहले अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में इसके साथ जी प्रोटीन है ये अटैच हो गया। जी प्रोटीन अटैच होने के बाद में जीटीपी जीटीपी के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी और ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। फॉस्फोलाइपेज सी जो होता है ये PIP2 यानी फॉस्फोइनोल डाइफॉस्फेट, इसको दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट कर देगा, जिसमें एक मॉलिक्यूल तो बनता है IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और एक मॉलिक्यूल बनता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये सेकंड मैसेंजर की यहां पर ओरिजिन हो रही है, IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। IP3 होता है ये अंतःपर्दे जालिका से अटैच होता है, क्योंकि IP3 के रिसेप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में प्रेजेंट है। IP3 जब ER के साथ अटैच होगा, ER की झिल्ली में उपस्थित कैल्शियम चैनल है वो खुल जाता है और कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। इधर डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। तो ये प्रोटीन काइनेज C इनएक्टिव है, ये बाद में एक्टिव हो जाएगा। और प्रोटीन काइनेज C जो होता है वो फिर अन्य एक्सचेंजर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकता है, बॉडी में और कोई मेटाबॉलिक एक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर सकता है। तो अपने ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन, उसके अंदर भी यही मैकेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन में यहाँ तो जैसे हार्मोन है वहां पर स्पर्म है वो अटैच होगा, क्योंकि स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली में भी मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैं और अंडे की प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर भी रिसेप्टर्स हैं। तो हार्मोन स्पर्म जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा जी प्रोटीन स्टिमुलेट होता है, जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिव करता है, फॉस्फोलाइपेज के एक्टिव होने से PIP2 की स्प्लिटिंग होती है, उसमें IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। IP3 है वो अंडे की ER के साथ अटैच होता है, कैल्शियम आयन निकलता है और ये कैल्शियम आयन कॉर्टिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। DAG जो होता है ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिव करता है और उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर से बाहर जाएंगे और सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे। हाइड्रोजन आयन जब अंडे से बाहर जा रहे हैं तो अंडे एक बार अम्लीय माध्यम बन जाता है, pH कम हो जाती है पानी की और एक्स्ट्रा जितने भी एक्स्ट्रा स्पर्म है उन स्पर्म को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और पॉलीस्पर्मी की घटना नहीं हो पाती है। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है उसमें भी यही सेम मैकेनिज्म है। लास्ट मैसेंजर है इसमें टायरोसिन काइनेज और जितने भी जो इंसुलिन हार्मोन है
ये टायरोसिन काइनेज के थ्रू जैसे फंक्शंस करेगा। इस टायरोसिन काइनेज में 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, 2 अल्फा, जैसे ऊपर ये दिखाई, 2 अल्फा प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर निकली हुई रहती है, और ये नीचे है, ये बीटा प्रोटीन्स है। 2 अल्फा प्रोटीन है, 2 बीटा प्रोटीन्स हैं। इंसुलिन हार्मोन इन प्रोटीन से जब बाइंड होगा तो इसमें भीतर की तरफ इसमें टायरोसिन काइनेज होता है, इन प्रोटीन के साथ भीतर की तरफ टायरोसिन काइनेज अटैच है। लेकिन टायरोसिन काइनेज में ऑटो फॉस्फोरिलेशन होता है, अपने आप इसमें फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, और टायरोसिन काइनेज जब एक्टिव हो गया ये फिर सेल के अंदर अपना फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो मान लो इंसुलिन हार्मोन है तो ये सेल में जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजनेसिस। तो ग्लाइकोजनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें इस रिसेप्टर्स का यूज होता है। तो इस तरह ये 4 तरह के सेकंड मैसेंजर हो गया, कैल्शियमाइन हो गया, कैल्शियम कैलमोडुलिन हो गया, जी प्रोटीन्स हो गया, IP3 और DAG हो गया, और ये टायरोसिन काइनेज। हाँ, इसके अलावा कई बार बॉडी में कन्वर्जेंस का रिएक्शंस होता है, डाइवर्जेंस का रिएक्शंस भी। कन्वर्जेंस में जैसे मान लो ये हार्मोन है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। ये हार्मोन किसी भी टारगेट सेल पे जैसे जा रहा है, उस टारगेट सेल में 2 तरह के रिसेप्टर्स होंगे, अल्फा टाइप के, बीटा टाइप के। जब ये एपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगा, इस सेल में कैल्शियम रिलीज होता है। जब ये बीटा रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सेल में साइक्लिक एमपी की मात्रा बढ़ती है। अब सेल में कैल्शियम की लेवल भी बढ़ गया, सेल में साइक्लिक एमपी का लेवल भी बढ़ गया। अब कैल्शियम आयन और साइक्लिक एमपी ये दोनों मिलकर फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिव करेंगे, और फॉस्फोरिलेज काइनेज जब एक्टिव होगा तो सेल में ग्लाइकोजनेसिस की क्रिया है वो संपादित होती है। तो जब कई हार्मोन अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और लास्ट में एक जगह कन्वर्ज होके किसी एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को वो संपादित करते हैं, ये घटना कहलाती है कन्वर्जेंस। जैसे इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी जगह इकट्ठे हो गए, ये कन्वर्जेंस है। व्याख्यान खत्म होने के बाद में आप अलग अलग हो जाओगे, ये डाइवर्जेंस का प्रोसेस है। तो बॉडी में कई हार्मोन हैं जो कन्वर्जेंस के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। अपनी आंखों में जो रेटिना की प्रोसेसिंग है ये भी कन्वर्जेंस टाइप की है, क्योंकि रेटिना में भी कम से कम करोड़ों रॉड और कॉन्स होती है, हर रॉड और कॉन से लाइट ट्रांसमिट होती है, लेकिन इमेज जो आपके दिमाग में बन रही है वो एक इंडिविजुअल इमेज है, डिजिटल इमेज नहीं है। आंखों में रेटिनल प्रोसेसिंग है, उसमें भी कन्वर्जेंस की फंक्शन होती है। डाइवर्जेंस में उल्टा होगा, जैसे लीवर हिपैटिक सेल का एग्जांपल है। लीवर में मान ली एड्रेनालिन जैसे सीक्रेट हुआ, और हिपैटिक सेल के अल्फा सेल से जब ये रिसेप्टर अल्फा सेल से बाइंड होगा, अल्फा रिसेप्टर से, तो कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ेगी हिपैटिक सेल्स में, और बीटा रिसेप्टर से जब बंधित होगा तो साइक्लिक एमपी की मात्रा बढ़ेगी। अब हिपैटिक सेल में कैल्शियम की बढ़ी मात्रा जो होती है ये बाइल सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करती है, फ्लूइड सिक्रीशन स्रावित हो जाएगा, और साइक्लिक एमपी जो होता है ये एमाइलेज को स्रावित करेगा। तो अपने कई बार लार जैसे स्रावित हो रही है, कोई भी डाइजेस्टिव जूस स्रावित हो रहा है, उसके अंदर डाइवर्जेंस का प्रोसेस है ये एक्टिव होगा। तो हार्मोन की कार्यप्रणाली कन्वर्जेंस टाइप की भी हो सकती है और डाइवर्जेंस टाइप की भी हो सकती है। हाँ, एक तीसरा जो प्रोसेस है इसमें ये होता है एम्प्लीफिकेशन। जिस तरह आपके मोबाइल में आप आजकल मैसेज वायरल करते हो, है अभी कल जैसे पेपर में न्यूज थी कि टाइगर को मारते ही फोटो तो बहुत देखी है, लेकिन बचाते ही फोटो पहली बार देखी है। तो एक फीमेल पैंथर थी और वो ठंड के कारण ठिठुर रही थी और अग्नि जला के राहगीरों ने उसको बचाया, और उनका मोबाइल बनाई, वो उसकी कम से कम 50 करोड़ लोगों ने वो वीडियो कल देखा है। तो छोटी सी सूचना वायरल होगी, एम्पलीफाई होगी। आज के 10 साल पहले देखा होगा, ये शिवलिंग है वो दूध पिया था, शिवजी के मंदिर में शिवलिंग है संगमरमर का, उसने दूध पिया था। अब संगमरमर है तो भाई वो तो एब्जॉर्ब, उसका काम क्या है, अवशोषण करना है। अब पंडित ने किसी शिवलिंग पे दूध डाला होगा और दूध वो अवशोषित हो गया, और ये न्यूज फैल गई कि शिव जी दूध पी रहे हैं, शिव जी दूध पी रहे हैं। और विद इन 1 मिनट अमेरिका से फोन आ गए, दुबई से फोन आ गए, क्या इंडिया में सच में दूध पी रहे हैं क्या? तो ये वायरल होगी, इसको परिवर्तन बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशंस बोलते हैं। वही इफेक्ट अपने बॉडी में हार्मोन्स में भी होता है। इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो, मान लो एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन
अब एक एडिनिलिन जब किसी टारगेट सेल पे बाइंड होगा तो उस सेल में वो हजारों एडिनिल साइक्लेज को प्रोड्यूस करता है। एक हार्मोन हजारों एडिनिल साइक्लेज को प्रोड्यूस करता है। अब एक एडिनिल साइक्लेज है वो हजारों साइक्लिक एमपी को प्रोड्यूस करता है। एक साइक्लिक एमपी हजारों प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करती है। एक प्रोटीन काइनेज अन्य दूसरे एंजाइम को स्टिमुलेट करता है और ये एंजाइम बॉडी में कई तरह की उपापचय क्रियाओं को रेगुलेट करता है। अब आप देख रहे हो एक हार्मोन है, उसका एम्प्लीफिकेशन हर स्टेप पे हो रहा है। इसलिए जब भी आपके कोई बीमारी हो, आप कोई हार्मोनल मेडिसिन ले रहे हो, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि वो हाई डोज की मेडिसिन नहीं हो, हाई डोज के कैप्सूल्स नहीं हो, क्योंकि आजकल बच्चों को शौक है अपनी हाइट बढ़ाने का, अपनी बॉडी बढ़ाने का, जिम में जाते हैं और ये कैप्सूल्स लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग के कैप्सूल्स। इसमें ये बात ध्यान रखें कि उसमें जो मेडिसिन की जो डोज है वो 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम। अब ये नहीं हो कि आपने वीक्स एक्शन 1000 की गोली एक साथ ले ली, जुकाम ठीक हो गया, कभी भी ठीक नहीं होगा। 100 मिलीग्राम की मेडिसिन लोगे, आपकी जुकाम 3 दिन में ठीक हो जाएगी, और आप देखोगे 1000 मिलीग्राम एक डोज में जुकाम ठीक हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बॉडी में रिसेप्टर्स की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, डाउन रेगुलेशन, और कंसंट्रेशन कम होगी तो रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाएगी, अप रेगुलेशन। और रिसेप्टर की संख्या जब बढ़ जाती है तो वो हार्मोन या वो मेडिसिन अपना प्रभाव जल्दी करती है, अपना काम जल्दी करती है। ये कुछ कम्युनिकेशन के पाथवेज हैं। ये हार्मोन से हटकर है, जैसे ये सिंपल न्यूरल रिफ्लेक्स का जैसे पाथवे दिखाया है। कोई भी स्टिमुलस मिली, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई और ये एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा केमिकल्स निकले, ये दूसरे इफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा प्रोपेगेट हुई और दूसरी सेल से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले, वो लक्ष्य कोशिकाओं में जाके काम कर रहे हैं। तो ये सिंपल न्यूरल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। ये न्यूरो हार्मोन रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स का एग्जांपल है और ये सिंपल एंडोक्राइन रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। तो बॉडी में जो कम्युनिकेशन पाथवे है वो न्यूरल टाइप का हो सकता है, हार्मोनल टाइप का हो सकता है, न्यूरो एंडोक्राइन टाइप का हो सकता है, न्यूरो हार्मोनल टाइप का हो सकता है, लेकिन बेसिक जो मैकेनिज्म है वो लगभग सब में सेम है। कोई भी मॉलिक्यूल हो वो काम करेगा रिसेप्टर के, और रिसेप्टर की लोकेशन प्लाज्मा झिल्ली में हो सकती है, साइटोप्लाज्म में हो सकती है, डायरेक्ट डीएनए में हो सकती है, जिंक फिंगर के रूप में। और जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन होंगे या प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होंगे, इनके रिसेप्टर हमेशा प्लाज्मा झिल्ली में मिलेंगे। जितने भी स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन हैं या फैट सोल्यूबल नेचर के हार्मोन हैं, उनके रिसेप्टर हमेशा साइटोप्लाज्म में या डायरेक्ट केंद्र के अंदर मिलेंगे। लेकिन इसमें अपवाद भी है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हालांकि प्रोटीनेशियस नेचर का है, टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है, लेकिन थायरोक्सिन के रिसेप्टर प्लाज्मा झिल्ली में नहीं होते हैं, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर ही मिलते हैं। तो ये ओवरऑल अपना चैप्टर है, ये इसके मेन कंटेंट्स। इसके बाद में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ये फोटो मैंने 30 तारीख को सीकर में लिया, एक व्याख्यान दे रहा था कॉलेज में और इमोशन पे व्याख्यान था और उस बच्ची के आंसू आने लग गए। तो ये आंसू क्यों आए? क्यों बॉडी में कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ होगा, कोई केमिकल सीक्रेट हुआ होगा। जो हार्मोन का काम है इमोशंस को सेट करना। आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो गए तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, अवसाद में आ जाओगे, पागल हो जाओगे, सुसाइड भी कर सकते हो, घर से भाग सकते हो। तो बॉडी में हार्मोन बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन? हाँ राजीव, या अलग कॉलेज वाले कोई पूछना चाहे? इसको मिनिमाइज करें। कौन सी बटन है इसकी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस? आप में से कोई पूछना चाहे? एमएससी वाले बच्चों के लिए काम का है टॉपिक।
क्वेश्चन आएगा। और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके भी ये एंडोक्राइन में चैप्टर है। तो बॉडी में कोई भी हार्मोन्स हो, कोई भी एंटीजेंस हो, कोई भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी मेडिसिन हो, सबकी कार्य प्रणाली यही रहेगी। और मॉलिक्यूल या तो वाटर सोल्यूबल होंगे या फैट सोल्यूबल होंगे। लड़कियां मांग में सिंदूर लगाती है, इट इज वेरी डेंजरस। 7512 क्यों सिंदूर आप लगा रहे हो, ये भी फैट सोल्यूबल है और आपकी स्किन में सीबम निकलता है। इस सीबम के द्वारा ये अब्जॉर्ब होके आपकी स्किन की सेल में अवशोषित हो जाएगा और लास्ट में इट में प्रोड्यूस कैंसर। Any questions, sir, from government colleges? सोनी साहब बेहतरीन लेक्चर था। मैं जा नहीं पाया, मैंने पूरा लेक्चर सुना, हालांकि काफी कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। हाँ क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, बट आई स्टिल लाइक टू लिसन योर लेक्चर। हाँ इट वाज वेरी, मतलब वेल प्रिपेयर्ड, आई कैन से। यस सर। बहुत अच्छा लेक्चर आपका था, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। मेरे को लैपटॉप लेके जाना था एक मीटिंग के लिए, मैंने कहा 12 बजे बाद लाऊंगा। नाइस। थैंक यू सर। चलिए सर, थैंक यू, थैंक यू। स्विच ऑफ कर दें सर? हाँ सर, हाँ। स्विच ऑफ कर दें? बैठे रहो।